हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में यानी कि जो हम लोग की पिछला क्लास हुआ था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रत्यय पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम लोगों का क्लास होने वाला है वो कौन सा होगा, संज्ञा होगा। लेकिन संज्ञा को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो शब्द है। ठीक है, शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किन किन आधारों पर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, संज्ञा पर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं, बस हल्का सा यहाँ पे हम लोग को जानना है। इसका जो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आगे जो हम लोग की क्लास होने वाली होगी उसमें हम लोग, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण यानी जो शब्द है यानी जो पूरा शब्दकोश है एक प्रकार से, ठीक है, देखा जाए तो उसको किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो मोस्टली उसे 4 आधार पे बांटा गया है। पहला कौन सा है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किस पे है, अर्थ के आधार पर। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण या फिर प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति या स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो 5 भाग में। पहला है यहाँ पे क्या है, तत्सम पहला है यहाँ पे क्या, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में रख दिए गए हैं, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है वो परिवर्तित रूप में यानी उसमें परिवर्तन करके किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें क्या, अग्नि। ठीक है, अग्नि से जो अग्नि का जो परिवर्तन है वो किस में हुआ, आग में हुआ। तो ये आग हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम सब आग जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और अग्नि हमारा क्या है, एक संस्कृत यानी हिंदी में तो प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ये संस्कृत का शब्द है जो कि ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में उसी रूप में रख दिया गया है। तो अग्नि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम, और आग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तद्भव हो जाएगा। ठीक, देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो देश में ही उत्पन्न हो गए हो, जैसे डोरी, लोटा, ये सब। ठीक, विदेशज शब्द का मतलब क्या होते हैं, यानी विदेश के कुछ ऐसे शब्द, ठीक है, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे। जैसे पुर्तगाली के कुछ शब्द ले लेते हैं हम, जैसे आलमारी, आलपीन, तो ये पुर्तगाल के शब्द हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द से क्या तात्पर्य है, संकर शब्द का मतलब होता है कि जो दो भाषाओं, ऐसा कोई शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बना हो। दो भाषाओं का मिश्रण का मतलब जैसे एक अरबी हो गया तो दूसरा फारसी, या फिर कोई एक हिंदी हो गया तो दूसरा अंग्रेजी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर रेलगाड़ी शब्द को लिया जाए, किसको लिया जाए, रेलगाड़ी, तो ये जो रेल शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का है ना। और जो ये गाड़ी है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं से मिलकर रेलगाड़ी शब्द बना है, इसलिए ये यहाँ पे कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पहला, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, अगला है जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, 3 भाग में किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होता है, यहाँ रूढ़ शब्द से मतलब क्या है, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनको अगर
यानी कहने का मतलब जिनको और अधिक तोड़ा न जा सके, यानी जिसका अगर हम खंड करें तो उनका अलग अलग अर्थ न निकले। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कमल हो गया, घर हो गया। अब अगर इसको हम तोड़ना चाहे, अगर हम इसको तोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो ये अपना अर्थ क्या करेंगे, खो देंगे, यानी कोई विशेष अर्थ देंगे ही नहीं, बल्कि इनका अर्थ क्या हो जाएगा, खो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जो दूसरा है हम लोग का यहाँ पे क्या है, यौगिक शब्द, है ना। यौगिक शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे कि दो शब्दों से मिलकर, ये जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और इसका अगर खंड किया जाए तो दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ होंगे। ठीक है, यानी इनका अगर हम खंड कर भी देते हैं तब पर भी इनका अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्या है, हिमालय। अब हिमालय का अगर हम इसको क्या करें, तोड़ देते हैं, तो हिम धन क्या होगा, आलय। अब तोड़ने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, निकल रहा है। इस आलय का अर्थ यहाँ किससे है, घर से है, और इस हिम का अर्थ यहाँ किससे है, बर्फ से है। ठीक है, तो यहाँ हिम का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो कहने का मतलब यौगिक शब्द वे होंगे, ऐसे शब्द, ऐसे दो शब्द जिनको अगर हम तोड़े, ये दो शब्दों से मिलकर बना होगा, अगर इनको तोड़ा जाएगा तब पर भी ये क्या करेंगे, एक अर्थ देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये यौगिक शब्द है, इसी में हमने क्या क्या इसी शब्द को लेकर हमने इसमें कितनी विधि आती है, 4 विधि, और हम जो कि पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी विधि, एक है संधि विधि, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, समास विधि, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग, और चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रत्यय विधि। ठीक है, इसमें इसी यौगिक शब्द में हमने 4 विधियों को पढ़ा। ठीक, अब अगला इसमें क्या है हमारा, योग रूढ़ शब्द। अब जो योग रूढ़ शब्द होता है वे क्या होते हैं, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अपना कोई विशेष एक अलग एक तीसरा अर्थ देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें लंबोदर, क्या देखें, लंबोदर, है ना। अगर इसका हम खंड करें, यहाँ पे देखा जाए ये यौगिक शब्द किस प्रकार से है, अगर हम इसका खंड करें तो लंबा और उदर आएगा, है ना, लंबा धन उदर, और लंबा का भी अर्थ है और उदर का भी अर्थ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस लंबोदर का एक तीसरा विशेष अर्थ ही आता है, क्या आता है, अर्थात किससे है, यहाँ पे गणेश जी से है, किससे है, गणेश जी से। ठीक है, तो यही क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ शब्द यानी जितने भी बहुव्रीहि समास होंगे वो सब किस में आएंगे, योग रूढ़ शब्द में ही आएंगे, क्योंकि बहुव्रीहि जो समास होता है उन सब का कोई तीसरा ही अर्थ होता है, तो इसलिए योग रूढ़ शब्द में सारे जो बहुव्रीहि समास होंगे वे आएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ के आधार पर। तीसरा जो हम लोग का है वो क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया, कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में। कौन कौन से, एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, एकार्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या है कि ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम ले लें, अंबर। ठीक है, अगर अंबर का अर्थ देखा जाए तो किससे, आकाश भी होता है अंबर का अर्थ, है ना, वस्त्र भी होता है, कपास भी होता है, इत्र भी, यानी अंबर के कई अर्थ है, तो वह क्या हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्या है, समानार्थक शब्द। ठीक है, इसका अर्थ किससे है, पर्यायवाची शब्द से है, यानी जिसका अर्थ एक जैसा हो। विपरार्थक शब्द का मतलब यहाँ किससे है, विलोम से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब जिसका जो रूप हो एक जैसा हो, लेकिन उनके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, यानी कि होमोफोन्स की तरह ये होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, चौथा जो हम लोग का है, व्याकरण या फिर प्रयोग के आधार पर। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर हम लोग को 2 प्रकार पढ़ना है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या देख लिया, शब्द के वर्गीकरण देख लिए। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा जो ये शब्द है आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। एक है शब्द, शब्द और दूसरा है पद, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले मोहन या फिर पढ़ना या फिर लिखना, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर यही हम बोल दें कि मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है, तो जो शब्द है उसका जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है ना। तो अगर मोहन पढ़ना ये सब क्या है, शब्द है। लेकिन पद क्या होता है, जब इसी जो शब्द है इसका जो हम प्रयोग जब वाक्य में कर देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, पद। यानी ये जो मोहन है, चूंकि अब वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया गया है, यानी ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। किताब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि शब्द और पद एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यही है कि जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और जो पद है वो जब वाक्य में किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पद के भेद। अब पद के भेद में कितने पद के जो भेद हैं वो कितने हैं, 2। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, विकारी शब्द, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द क्या होता है, यानी कि ऐसा शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक या फिर काल के आधार पर परिवर्तन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे कि अगर देखें लड़का, ठीक है, अगर हम इस लड़का का परिवर्तन करें, अगर हम इसका स्त्रीलिंग यानी लिंग परिवर्तन करना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की हो जाएगा, है ना। वचन में परिवर्तन करना चाहे यानी इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, है ना। यानी इसके हम क्या देख रहे हैं, इसके लिंग वचन में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए ये कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं, अगर इसी मैं में हम कोई कारक चिन्ह जोड़ सकते हैं, जैसे मुझसे या मुझको, है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कारक चिन्ह हम जोड़ सकते हैं, कारक का भी प्रयोग किया जा सक रहा है, इसलिए यहाँ पे इस मैं, ये मैं भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इस विकार का मतलब यहाँ से किससे है, परिवर्तन से है ना। और इस अविकार, अ का मतलब क्या हो गया, नहीं, और विकार का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन न हो, यानी जिनके लिंग वचन, यानी ऐसा शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके, वही क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, इसलिए, या फिर हो गया और, है ना। तो इसलिए और, अगर इन शब्द को देखा जाए तो क्या इसमें लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा, नहीं। तो इसलिए ऐसा जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो विकारी शब्द है इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, यानी इसमें हम लोग कितने प्रकार होते हैं, 4। और इसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, दूसरा है हम लोग का सर्वनाम, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, विशेषण, और चौथा है क्रिया, है ना। और इसी अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा है इसमें, क्रिया विशेषण, दूसरा है हम लोग का समुच्चय बोधक, जो तीसरा होगा वो है संबंध बोधक,
और चौथा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हम लोग को इतना पढ़ना है पद के भेद। और पद के भेद में दो भेद थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हुए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, फिर अविकारी शब्द में हमने देखा कि इसके जो कितने भेद थे, चार भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, हम लोग का जो आज का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा। और संज्ञा टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पे ये जान लेते हैं, है ना। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जो कि हम लोग क्या बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो लिख लेते हैं परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो विशेष रूप से फोकस होगा वो किस पे होगा, नाम पे। किस पे, नाम पे। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर नाम होगा, वस्तु का नाम, स्थान, प्राणी या फिर भाव का जो नाम होगा, वही क्या कहलाता है, संज्ञा। जैसे अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें, जैसे अगर कोई भी शब्द यहाँ पे दे दिया जाए, लड़का, ठीक है, तो अब ये लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये जैसे दे दिया जाए हिमालय, तो हिमालय शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पे किसी भी स्थान का नाम जैसे ले लेते हैं, क्या, अमृतसर, तो अमृतसर यहाँ पे क्या कहलाएगा, संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमको इतना ही जानना था। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, संज्ञा का वर्गीकरण। और वर्गीकरण देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, संज्ञा का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो संज्ञा का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। कितने आधार पर, दो आधार पर। पहला जो है वो है अर्थ के आधार पर, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। ठीक, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या पढ़ना है, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां जो पढ़ना है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर इसे कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में इसे बांटा गया है, 3 भाग में। पहला कौन सा है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे, गणितीय संज्ञा, और तीसरा क्या है यहाँ पे, अगणितीय संज्ञा।
तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाएगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गणती संज्ञा से क्या मतलब है, यानी जिनको गिना जा सके ऐसा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गणती संज्ञा होगा। अगणती का मतलब जिनकी गणना न की जा सके, ठीक है। तो इसको हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हम लोग को किसके आधार पर पढ़ना है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार है उनको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम लोग को कितना बताना है, यहाँ पे 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पहला क्या देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी विशेष, जब व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं, जैसे जब किसी व्यक्ति, जब किसी विशेष ना, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की बात की जाएगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात या फिर प्राणी की बात की जाएगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे जैसे महाभारत, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, महाभारत क्या है, एक पुस्तक है ना। अब पुस्तकों में तो कई पुस्तक आते हैं, लेकिन यहाँ पे किस पुस्तक की बात की जा रही है, एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर पुस्तक की बात की जा रही है, महाभारत, जो कि किसके द्वारा रचित है, वेद व्यास के द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशेष, अपने में एक विशेष पुस्तक है, तो इसलिए इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अयोध्या, ठीक है। अब इस अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या क्या है, एक विशेष स्थान है अपने में, तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे महात्मा गांधी, ठीक है। अब महात्मा गांधी भी क्या है, अपने में एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अब अगर एक प्रश्न आपसे किया जाए, जैसे गोपाल सुबह से हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाए कि गोपाल जो है सुबह से हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, जो गोपाल है वो एक क्या है, नाम है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि गोपाल ही है जो हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो गोपाल यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर इस शब्द में देखा जाए तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और है, कौन सी है, हिंदी। अब हिंदी भी क्या है, अपने में एक विशेष, एक भाषा भी है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पुस्तक में भी संज्ञा है, लेकिन पुस्तक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पुस्तक की बात तो की नहीं जा रही है, पुस्तक में तो सारी हिंदी की पुस्तकें आ जाएंगी, है ना। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध हो, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक पूरी जाति का बोध होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर हम बात करें किसकी, फल की, ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे हम लेते हैं किसका, फल। ठीक है, अब हम फल बोल रहे हैं। ठीक, फल एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर फल, सारे फलों की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ फल की एक क्या हो गई, जाति हो गई। तो यानी फल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे यहाँ से बोल दिया जाए आम, ठीक है, तो अब आम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है ना। तो अगर देखा जाए तो आम की भी किस्म होती है, यानी आम में भी क्या है, आम में भी किस्म पाया जाता है, जैसे सिंदूरी आम, दशहरी आम। तो जब सिंदूरी आम, दशहरी आम की बात की जाएगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन जब आम की बात की जाएगी तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने सब्जी बोला तो सब्जी में क्या होगा, सारे सब्जियों की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, नदी। अगर नदी की बात करें तो नदी में केवल एक गंगा नदी की बात तो की नहीं जा रही है, सारे नदियों की बात की जा रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे नदी में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर बात कर दी जाए गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर नदी शब्द बोला जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नगर। अब नगर की बात की जाए तो नगर में तो जितने नगर होंगे सारे नगरों की बात की जा रही है ना। स्पेशल किसी नगर की बात की नहीं जा रही है कि अयोध्या नगरी या फिर मथुरा नगरी, इन सब नगरों की बात तो की नहीं जा रही है। तो इसलिए नगर शब्द में भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हमारा जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरा देखेंगे वो क्या देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या देखते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रकार है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि ऐसे संज्ञा शब्द, ठीक है, जो कि ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, यानी इन सब की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, जब भी यहाँ पे किसकी, यानी साइंस, अगर विज्ञान में जो भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द्रव्य का मतलब किससे है, पदार्थ से। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। यानी जब भी ठोस, द्रव, गैस की बात की जाएगी या फिर धातु, अधातु का बात किया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ठोस, द्रव, गैस में, अगर देखते हैं जैसे मान लीजिए हो गया ऑक्सीजन, O2, है ना, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, द्रव है, ये क्या है, गैस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम अधातु में देखें, अधातु में जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक, कोयला, हीरा, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा अधातु में, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं इसमें हैं। फिर धातु में हमारा सोना, चांदी, पीतल। ठीक, तो जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु से है। ठीक, अब जो दूसरा जो हम लोग का चौथा है यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या है,
ऐसी संज्ञा शब्द जब समूह की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पर समूह की बात की जाएगी उसमें क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा शब्द होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों में समूह का बोध हो, ठीक है, जिन संज्ञा शब्द में समूह का बोध हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला क्या है, मेला, ठीक है, मेला। अब जो मेला है, मेला किसी एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, है ना, वहाँ पे ढेर सारे व्यक्तियों का समूह होगा। तो समूह है तो यानी कि ये कैसा शब्द हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे सेना, सेना किसी एक व्यक्ति से बनेगा नहीं, ढेर सारे व्यक्ति होंगे वहाँ पे, तो सेना हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। पुलिस भी क्या हो जाएगा हम लोग का, समूहवाचक संज्ञा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें समूह का बोध होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, परिवार अब किसी एक सदस्य से तो बनेगा नहीं, एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, है ना, परिवार में ढेर सारे व्यक्ति की कुछ संख्या होगी तब जाके परिवार बनेगा, है ना। अब जो ये परिवार शब्द हम देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, परिवार शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है और कभी कभी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो पहचानने में हम लोग को दिक्कत होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो हम लोग का वाक्य दिया रहेगा उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि परिवार जो शब्द है उसमें समूहवाचक संज्ञा है या फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि देश में महामारी के कारण सरकार ने प्रत्येक परिवार को राशन देने को कहा, अब देखिए इस शब्द को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देश में महामारी के कारण सरकार ने प्रत्येक परिवार को राशन देने को कहा, ठीक है। अब इस वाक्य को पढ़ने पर क्या यानी कि प्रत्येक परिवार, यहाँ एक परिवार की बात तो की नहीं जा रही है, जितना दुनिया में यानी जितने परिवार हैं उन सभी की बात की जा रही है, यानी एक परिवार की जाति की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो परिवार शब्द होगा इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन हमने जो यहाँ पे इसकी बात की तो इसमें क्या था, परिवार, परिवार का एक समूह, तो इसलिए वहाँ क्या था, समूहवाचक संज्ञा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अगर वाक्य आपको दे दिया जाए तो उस वाक्य के माध्यम से हम लोग को समझना होगा कि उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है ना। फिर अब हम लोग का जो पांचवा प्रकार है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, दोष, भाव आदि का बोध हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए भाव का मतलब क्या है, ठीक है, भाव का मतलब यहाँ कहने से है, एक फीलिंग से है, महसूस करना। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक भाव है। जैसे अगर हम यहाँ भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल ले तो अगर देखा जाए घृणा, ठीक है,
तो घृणा जो ये शब्द है, ठीक है, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जो घृणा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, या फिर देखा जाए फेस के एक्सप्रेशन से भी उसके भाव को समझा जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर देखा जाए लंबाई, चौड़ाई, या फिर प्रेम, प्यार, ऊंचाई, तो इन सब शब्दों में क्या है कि भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय नहीं लगे होते हैं, लेकिन अधिकतर जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें प्रत्यय लगे होते हैं, यानी कि हम प्रत्यय के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि उनमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर हम देखें क्या, सुंदरता, तो इस सुंदर में क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है, और इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे संज्ञा पढ़ लिया, ठीक है। अब मेन दिक्कत कहाँ पे आता है हम लोगों को संज्ञा पहचानने में, अब उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि मुंशी जी एक उपन्यासकार थे, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आजकल सभी विद्यार्थी मुंशी जी बनना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मुंशी जी एक उपन्यासकार थे, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, स्पेशली मुंशी प्रेमचंद्र की बात की जा रही है, जो कि एक क्या थे, उपन्यासकार थे। यानी यहाँ पे जो मुंशी जी है वो उसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि आजकल सभी विद्यार्थी मुंशी जी बनना चाहते हैं, तो यहाँ सभी विद्यार्थी यानी कि मुंशी जी बनना चाहते हैं, तो एक विद्यार्थी नहीं बन रहा है बल्कि बाकी सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मुंशी जी का प्रयोग किया गया वो किस रूप में किया गया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वाक्य को पढ़कर समझकर किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है और किसमें जातिवाचक संज्ञा है उसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा में केवल इतना ही था, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।